बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में बताना, और उस तैयारी को और अच्छा कराने के लिए आज के मैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बार बार पेपर में आ रहे हैं, वायरल क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 1 सेकंड में पार करती है तथा 80 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 9 सेकंड में पार करते हैं, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? देखिए समझ लीजिए, क्वेश्चन बोला गया कि एक रेलगाड़ी जब इस खंबे के पास से गुजरती है तो इस खंबे को केवल 1 सेकंड में पार कर लेती है। यहीं पर एक लंबा सा प्लेटफार्म बना हुआ है, इस प्लेटफार्म की लंबाई है 80 मीटर और इस प्लेटफार्म को पूरे को पार करने में इस रेलगाड़ी को 9 सेकंड लगते हैं। हमें बतानी है जो रेलगाड़ी है इसकी स्पीड क्या होगी। तो अगर आपको रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी है, यहाँ पे चाल निकालनी है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी प्लेटफार्म की लंबाई होती है जो कि 80 मीटर है, इसको डिवाइड करते हैं दोनों के टाइम के डिफरेंस से, यानी कि 9 माइनस 1 से। होल करेंगे 80 और 9 माइनस 1 हो गया आपका 8 और 8.80। तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे, भूलना नहीं है, जब भी कोई रेलगाड़ी एक खंबा और एक प्लेटफार्म को पार करती है, प्लेटफार्म की लंबाई दी जाती है और दोनों का समय, तो बस आपको क्या करना है, प्लेटफार्म की लंबाई डिवाइड बाय दोनों के समय का अंतर। अगला सवाल है आपका, यदि 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंबे को 6 सेकंड में पार करती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? देखो बच्चे, जब कोई रेलगाड़ी किसी एक खंबे को पार करेगी, ये कोई मान लीजिए आपकी रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी जब इस खंबे को पार करेगी तो उसको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? इसको दूरी चलनी पड़ेगी अपनी लंबाई के बराबर। यानी कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो उसको दूरी कितनी चलनी पड़ेगी? अपनी लंबाई के बराबर। रेलगाड़ी की लंबाई है 60 मीटर, तो यहाँ पर दूरी भी आपकी बच्चे 60 मीटर हो जाएगी। कितने समय में पार करती है? 6 सेकंड में। समय हमें यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम इजकल टू 6 सेकंड। पूछ रहा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ क्या होगी। तो पहले हम यहाँ पे इसकी चाल निकाल लेते हैं, और चाल बराबर बच्चों आपको पता है होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है हमारे पास 60 मीटर और समय हमारे पास 6 सेकंड। रोल करेंगे तो 6.60, ये आपका 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये हमारी जो चाल है रेलगाड़ी की वो 10 मीटर प्रति सेकंड आई, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई इसको चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो इसको आप डिवाइड कर देना 18/5 से। जब हम मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तब ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाती है। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, तो आपका उत्तर आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो यहाँ से आपको पता चला, अपनी पेन को भी तो आपने रखा ही होगा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था। तो आप ध्यान रखना, मीटर प्रति सेकंड में अगर हम 18/5 से गुणा करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है, इसको नोट करके रखना। अगला प्रश्न है आपका, एक संख्या आपको दी गई है और संख्या आपकी यहाँ पे है कि 6257 में 2 एवं 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा? तो अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार है। तो यहाँ पे हमें 2 और 5 के स्थानीय मान की बात करनी है। तो 5 का अगर स्थानीय मान देखो तो 5 आपका दाही पर है, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 गुणा 10 बराबर 50। और 2 के स्थानीय मान की बात करें तो 2 आपका सैकड़े पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 गुणा 100 बराबर कितना आपका 200। पूछ रहा है दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो बच्चे हम यहाँ पे 200 की 50 से गुणा करेंगे। जब हम ऐसे जीरो वाली संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमें क्या करना होता है, केवल जो संख्या उनकी गुणा कर लो। 2 पंजे कितना हुआ आपका? 2 पंजे आपका 10 हो गया। बाकी जो 3 जीरो हैं ये इसके पीछे लगा देंगे, तो दोनों का गुणनफल आपका 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 72 72 है और दोनों संख्याओं का अंतर 28 है, तो संख्या बताइए। देखो दो तरीके ऐसे करने के, पहला तो आपको ऑप्शन से देख लीजिए, प्लस करके आपका जो है 72 है और माइनस करके 28। और दूसरा तरीका जो प्रॉपर मेथड है वो समझ लो, अगर आपको संख्याओं का योगफल और संख्याओं का अंतर दिया है तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो बड़ी संख्या होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का जो योगफल है 72 उसको, और जो इनका अंतर है उसको, दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर देंगे। तो आपका 72 और 28 कितना हो गया? 80। 72 और 28 आपका हो गया 100, और डिवाइड बाय हम 2 करेंगे तो 2 से 100 कटेगा आपका 50। तो आपकी बड़े वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 50। बात आती है छोटे वाली संख्या की, भाई दो संख्याओं का योगफल तो आपका 72 था, जो बड़ी संख्या आपकी 50 आ गई, तो छोटी संख्या क्या होगी? 72 में से आप 50 को माइनस कर दोगे तो आपकी छोटी संख्या आ जाएगी 22। तो आपकी संख्या है 50 और 22। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया, कभी भी दो संख्याओं का योगफल दिया है और उनका अंतर दिया है तो दोनों को योगफल और अंतर को प्लस करके 2 से भाग करोगे तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो मैं चाहूंगा बच्चों आप ही दो, अगर आपको ये पता है क्वेश्चन को और नहीं पता है तो समझ लो। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, 3 सेब और 4 संतरे, यानी कि 3 एप्पल और 4 ऑरेंज,
की कीमत उतनी है जितने की 2 एप्पल और 6 ऑरेंज के बराबर है। तो हमें बताना है कि एप्पल और ऑरेंज का रेशियो क्या होगा, एक सेब व एक संतरे की कीमत का अनुपात हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको एप्पल और संतरे की कीमत का अनुपात बताना है, वो भी केवल एक एक की, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके यहाँ पे सेब हैं, जैसे 3 और 2 सेब है, इनकी संख्याओं को आपस में माइनस कर देना। 3 में से 2 गया, कितना बचा हुआ आपका, 1 बचा। और जो संतरे की संख्या है उनको भी आपस में माइनस कर देना है, यानी कि इनका अंतर, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है, तो यहाँ पे 6 में से 4 को माइनस कर देंगे। कितना आया, 1/2, यानी कि एक सेब और एक संतरे का जो अनुपात होगा कीमत का, वो 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट आंसर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर शॉर्ट में जानना चाहते हो कि अगर आपको सेब और संतरे की कीमत का अनुपात पूछा है, तो आपको क्या करना है, जो सेब की संख्या है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2, दोनों का अंतर, 3 में से 2 गया, कितना हुआ, 1। क्योंकि सेब पहले लिखा है तो सेब की संख्या को पहले लिखना है, अनुपात। फिर हमारा जो संतरे की संख्या वो देख लो, पहले में है 4, दूसरे में है 6, तो 6 और 4 दोनों का अंतर कर देंगे तो 6 में से 4 गया 2, तो आपका जो अनुपात है वो 1:2 आ जाएगा। जब भी इस तरह का इक्वल सवाल दो तो हम इसको ऐसे ही सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केले की एक टोकरी, केले की एक टोकरी 350 रुपए में खरीदी गई, कॉस्ट प्राइस है इसका, क्रय मूल्य 350 रुपए में खरीदी गई, और इसके जो प्रॉफिट है वो 20% का इसको लाभ भी दिया गया। तो इसका विक्रय मूल्य बताना है। यहाँ पे हमें बताना है कि इसने सामान को कितने का बेचा। तो जब भी आपको बच्चे विक्रय मूल्य बताना हो तो आपको क्या करना होता है इसके लिए, कि जो भी आपका लाभ दे रखा है, अगर यहाँ पे लाभ दे रखा है तो 100 में प्लस करेंगे, यानी कि 120 गुणा करनी है क्रय मूल्य 350 और डिवाइड बाय हम यहाँ पे 100 कर देंगे। इसको हल करेंगे बच्चे, 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो एसपी बराबर हो जाएगा 12 गुणा 35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे कितना हो गया 60, हासिल लगे हमारे 6, 12 दून 24, 12 36, और 36 और 6 कितना हो गया आपका 42। तो बच्चे इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 420 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। फिर से मैं बताता हूँ, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आपको क्या करना है, अगर हमारा लाभ है तो 100 में प्लस करके लिखना है, 120 डिवाइड बाय 100 कर देना है, और मल्टीप्लाई जो भी आपका क्रय मूल्य दिया जाए। इसी प्रकार अगर आपको हानि दे दी जाए, जैसे इस अगले सवाल में यहाँ पे 2000 रुपये मूल्य की पतंग को 25% की हानि पर बेचना पड़ा, पतंग का विक्रय मूल्य क्या है। तो बच्चे यहाँ पर भी हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है, हमारा 2000 रुपये। अब यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हो गया है, और लॉस परसेंटेज आपको दिया गया है, लॉस परसेंटेज आपका है 25%। आपसे पूछा है इसको विक्रय मूल्य बताएं। तो अगर बच्चे हमारा लॉस है, देखो जब हमारा वहां पे प्रॉफिट था तो हमने 100 में प्लस करके लिखा था, अब हमारा यहाँ पे लॉस है यानी कि नुकसान हो रहा है, तो अब हमें 100 में से माइनस करके लिखना है, 100 माइनस 25 आपका 75 डिवाइड बाय आपका 100 और इनटू में क्रय मूल्य जो कि 2000 रुपये दिया हुआ है। इसको हल करेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी, 75 दूनी हो गया कितना आपका 150, और ये जीरो लग जाएगी, तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो आपका 1500 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। यहीं से बच्चे अगर मैं आपको फॉर्मूला की बात करूं तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बन गया। अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है, जब मुझे प्रॉफिट प्रतिशत दिया जाए तो हम लिखेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत डिवाइड बाय 100 और इनटू में जो भी आपका क्रय मूल्य होगा। और यहीं पे बच्चे अगर मुझे हानि दी जाए तो विक्रय मूल्य बराबर होगा मेरा 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे में 100 और इनटू में मेरा क्रय मूल्य। इन दोनों फॉर्मूले को नोट कर लो जब भी आपको विक्रय मूल्य निकालना हो। क्लियर बच्चे, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। आप बस, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्लास से जब आप जाओ तो आपको सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए। यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग है 4000 और उनका अनुपात है 2:6, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब बच्चे दो संख्या मान लीजिए, आपकी दो संख्या एक ए है और एक बी है, और इनका अनुपात आपको 2:6 दिया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले इनको मान लोगे कि मान लो जो एक संख्या है वो आपकी 2x है और दूसरी संख्या जो b है वो आपकी 6x है। अब हम पर्सन के अनुसार देखेंगे, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, इसके अनुसार मतलब क्या हुआ, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और दोनों को जोड़ने पर हमें मिलना चाहिए 4000। a का वर्ग कितना हो जाएगा, 2x है, तो यहाँ पे बच्चे 2x का वर्ग कर लेंगे, और b बराबर हमारा 6x है, तो अब हम 6x का वर्ग कर लेंगे, बराबर में आपका आएगा 4000। दो दूनी कितना हो गया 4x² और 6 छंग हो गया आपका 36x² बराबर कितना आपका 4000। तो 36x² और 4x² कितना हो गया आपका 40x² बराबर में आपका 4000। तब बच्चे x² बराबर हो जाएगा 4000 डिवाइड बाय 40। इसको हम कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 4 से आपका 1, तो x² बराबर आपका क्या बचा बच्चे 100। हमें तो मान x का बताना है, तो यहाँ से स्क्वायर को जब हम रिमूव करते हैं तो इधर की तरफ जो आपका वर्गमूल लग जाता है इन द रूट, और 100 जो है किसका वर्गमूल होता है 10 का, 10 का वर्ग हम 100 करते हैं तो 100 का वर्गमूल आपका 10 होगा। x बराबर आपका आ गया 10। आपसे पूछा गया था बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बच्चे जिसका रेशियो बड़ा होगा वही आपकी संख्या बड़ी होगी, तो बड़ी संख्या आपकी b है,
और b बराबर आपको दिया गया है 6x, तो यहाँ पे 6 गुणा 10 करेंगे तो बड़ी संख्या बच्चे आपकी 60 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, ये भी आपका अच्छा सवाल दिया हुआ है कि दो संख्या 7 और 3 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं का योग 20 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, एक संख्या a है और एक b है और यहाँ पे अनुपात है 7:3 का, और दोनों का जो योग है यानी कि टोटल जो इनका सम है वो हमारे 20 दिया गया है। तो यहाँ पे इसे करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप क्या करो, अनुपात का योग निकाल लो। जब हम अनुपातिक योग निकालेंगे तो 7 3 आपका 10 हो जाएगा। अगर आपको पहली संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, जो भी इसका टोटल योग है इसको डिवाइड कर दोगे अनुपात से और इनटू में 7, यानी कि पहले का जो अनुपात है 10 दूनी 20 हो गया, 7 दूनी 14, तो आपकी पहली संख्या आ जाएगी 14। दूसरी बार में फिर हमें दूसरी संख्या निकालनी है b, तो b के लिए भी हम यही करेंगे, जो भी इसका योग है इसको भाग करेंगे इसके अनुपात के योग से और इनटू में जो इसका अनुपात है 3 अनुपात है, तो यहाँ पे बच्चे 10 या 30 हो जाएगा और 3 तिया 9। तो बच्चे पहली संख्या आपकी a जो है वो 14 हो जाएगी और दूसरी संख्या आपकी 9 हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चा 1 मिनट, 10 दूनी आपका 20 हुआ था, 2 तिया 6, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछ रहा है a गुणा b कितना होगा। a बराबर हमारा 14 है और b बराबर 6, 14 6 84, तो इसका बच्चे उत्तर आएगा 84। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि चार लड़के एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम के लिए 6 लड़के कितने दिन में उस काम को करेंगे। ये भी अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पर काम हमारा दोनों कंडीशन में सेम है, उसी काम की बात हो रही है और ये एक ही काम था। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे आपको क्या करना है, अगर पूछा 6 लड़के कितने दिन में करेंगे तो 4 लड़के 12 दिन में कर रहे थे, टोटल काम हो जाएगा 4 × 12। हमें लड़के और दिनों की संख्या को गुणा करके डिवाइड कर देना है लड़कों से, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, 4 दूनी 8, तो बच्चे 6 लड़के इस काम को 8 दिन में करेंगे। क्लियर बच्चे, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ लेना। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुंच गए तो इसका मतलब आप अपनी तैयारी जो है ईमानदारी से करना चाहते हो, क्योंकि बच्चे अगर आपको सीखना है तो थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा और आपको इसको करना पड़ेगा अपनी कॉपी से भी इस तरह के सवाल को, और साथ ही साथ जो नहीं आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में पूछना पड़ेगा। और मुझे उस तरह के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, कुछ वीडियोज़ में आप देख लेना है, डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने क्वेश्चन मेरे व्हाट्सअप पे भेज सकते हो जिससे कि मैं आपको सारे सोल्यूशन करा सकूँ। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।